हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है लैंग्वेज एंड सोसाइटी, ये पार्ट थर्ड हम देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव और साथ साथ भाषा और समाज में संबंध। एक और यदि ये बात सत्य है कि समाज शिक्षा को प्रभावित करता है, तो दूसरी ओर ये बात भी सत्य है कि शिक्षा समाज के स्वरूप को निश्चित करती है और उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को प्रभावित करती है। शिक्षा मानव समाज की आधारशिला है। वह समाज का निर्माण करती है, उसमें परिवर्तन करती है और उसका विकास करती है। अब पॉइंट वाइज हम इसको देख लेते हैं, शिक्षा और समाज का स्वरूप। सबसे पहले पॉइंट लिया है हमने, शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपने समाज के, संसार के और इस संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस ज्ञान के आधार पर ही वह अपने जीवन के उद्देश्य निश्चित करता है और ये उद्देश्यों की प्राप्ति, जो ये बताए गए हैं, इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वह भिन्न भिन्न समाजों का निर्माण करता है। सच्चा वेदांती मनुष्य में तो क्या, संसार की किन्हीं दो वस्तुओं में भी भेद नहीं करता। वह उनको ब्रह्म में देखता है, यानी कि सब में ब्रह्म ही दिखाई देता है। लेकिन ईश्वर विमुख व्यक्ति भौतिक पैमाने पर ही सब कुछ करता है और यानी इन सबको मानता है और मनुष्य में अनेक प्रकार के भेद देखता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियों के समाज का स्वरूप भिन्न भिन्न होता है। शिक्षा एक ओर तो समाज के स्वरूप की रक्षा करती है और दूसरी ओर उनमें आवश्यक परिवर्तन करती है। अब इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा और समाज की भौगोलिक स्थिति पर एक तरह से नियंत्रण। एक युग था जब मनुष्य को भौगोलिक स्थितियों का दास कहा जाता था, परंतु आज मनुष्य शिक्षा के क्षेत्र द्वारा या शिक्षा के द्वारा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों पर नियंत्रण करने में सफल हो गया है। अब भी दिन नहीं है जब नदी और पहाड़ हमारे मार्ग में बाधक बन जाते थे। शिक्षा के द्वारा हवाई जहाजों का निर्माण संभव हुआ और हवाई जहाजों से उड़कर हम नदी और पहाड़ ही नहीं पार करते, अपितु बहुत कम समय में बहुत दूरी तय कर लेते हैं और जहाँ पहुँचना होता है पहुँच सकते हैं। शिक्षा के द्वारा हम हर भौगोलिक परिस्थिति पर नियंत्रण करने में सफल होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा और समाज की संस्कृति। प्रत्येक समाज अपने सदस्य में अपनी संस्कृति का संक्रमण शिक्षा के द्वारा ही करता है। इस प्रकार शिक्षा किसी समाज की संस्कृति का संरक्षण करती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो वह अपने अनुभवों के आधार पर, जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके आधार पर अपनी संस्कृति में परिवर्तन करता है। इस प्रकार शिक्षा समाज की संस्कृति में विकास करती है। शिक्षा के अभाव में संस्कृति के विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा और समाज की धार्मिक स्थिति। ये हम देख रहे हैं कि कोई भी समाज अपनी स्थिति या कहें शिक्षा में धर्म विशेष की शिक्षा का विधान करता है। कोई इस क्षेत्र में उदार दृष्टिकोण, यानी कि जो उदार है दृष्टिकोण, उदारतावादी नीति अपनाता है और संसार के भिन्न भिन्न धर्मों की शिक्षा का विधान करता है। और कोई समाज अपनी शिक्षा में धर्म को स्थान ही नहीं देता। परिणाम स्वरूप पहले प्रकार के समाजों में धार्मिक कट्टरता पाई जाती है, दूसरे प्रकार के समाजों में धार्मिक उदारता पाई जाती है और तीसरे प्रकार के समाजों में अब एक भौतिक विज्ञानों की उत्कृष्टता को ही माना जाता है। यह कहें शिक्षा से धार्मिक कूपमंडूकता एवं अंधविश्वासों का अंत होने लगा है और दूसरी ओर बढ़ती हुई सामाजिक अराजकता से मनुष्य अपनी शिक्षा को वास्तविक धर्म पर आधारित करने की ओर उन्मुख होने लगा है। शिक्षा के अभाव में लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझ ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे राजनीतिक स्थिति, यानी शिक्षा और समाज की राजनीतिक स्थिति। शिक्षा से मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होती है और उसके आचरण को निश्चित दिशा प्रदान की जाती है या मिलती है। शिक्षा के द्वारा ही विचार करने एवं सत्य में भेद करने की शक्ति का विकास होता है। शिक्षा के द्वारा ही समाज में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न होती है और व्यक्ति अपने अधिकार एवं कर्तव्य से परिचित हो पाते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति को जो अपने अधिकार ही नहीं पता होंगे तो वो किसके लिए लड़ाई करेगा। उसे पता ही नहीं होगा कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या अधिकार प्राप्त हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा और समाज की आर्थिक स्थिति।
एक समय था जब शिक्षा के द्वारा मनुष्य में केवल मानवीय गुणों का विकास किया जाता था, परंतु रोटी, कपड़े और मकान यानी कि जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी समस्या को सुलझाने वाली शिक्षा और उस समय नहीं दी जाती थी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। ये तो हो सकता है कि उस समय उसके लिए उचित विद्यालयों की स्थापना न की गई हो, परंतु परिवार और समुदायों में यह शिक्षा बराबर चलती रही होगी, अन्यथा इस क्षेत्र में विकास कैसे हो सकता था। आज तो शिक्षा समाज की आर्थिक स्थिति का मूलाधार है। आज सभी समाज शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को किसी व्यवसाय या उत्पादन कार्य में निपुण करने का प्रयत्न करते हैं। देखा ये जा रहा है कि जिस समाज में इस प्रकार की शिक्षा का जितना अच्छा प्रबंध हो, वह आर्थिक क्षेत्र में उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। बिना शिक्षा के हम आर्थिक क्षेत्र में विकास भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन। एक और यदि ये बात सत्य है कि समाज शिक्षा में परिवर्तन करता है, दूसरी ओर ये भी बात सत्य है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा मनुष्य यानी कि शिक्षा द्वारा मनुष्य अपनी जाति की भाषा, रहन सहन, खान पान के तरीके और रीति रिवाज सीखता है और उसके मूल्य एवं मान्यताओं से परिचित भी होता है। इससे उसका मानसिक विकास होता है और वह अपने समाज के तथा इस ब्रह्मांड के बारे में सदैव सोचता रहता है। समाज में रहकर वह नए नए अनुभव करता है और समाज की आवश्यकताओं एवं समस्याओं से परिचित होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति और समस्याओं के हल के लिए विचार करता है और उसके लिए एक तरह से हल खोजता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं समाज और शिक्षा अन्योन्याश्रित हैं, यानी कि एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक दूसरे के बिना दोनों का ही विकास असंभव प्रदान करता है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे भाषा और समाज में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। भाषा लोगों के बीच अंतःक्रिया का एक माध्यम है। ये बालक का समाजीकरण करती है, उसे समाज में रहने लायक प्राणी बनाती है। मानव चिंतन की अभिव्यक्ति की भाषा के द्वारा ही यानी होती है। चिंतन बिना भाषा के हो ही नहीं सकता। ये उन सभी लोगों की एकता को सूत्रों में बांधती है जो एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का वास्तविक ज्ञान हमें शिक्षा से होता है। जैसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है वैसे ही भाषा का विकास होता है। भारत में भाषा के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं में भी अंतर देखने को मिलता है। यहाँ सामाजिक संरचना, शासक वर्ग एवं विशिष्ट परिस्थितियों में परिवर्तन के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन हुए। अति प्राचीन समय में पाली व संस्कृत भाषाओं का प्रयोग होता था। जैन व बौद्ध धर्म में भी इन्हीं भाषाओं को अपनाया गया था। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। प्राचीन व मध्यकाल में जब शासक बदले तो उनकी संस्कृति व राजनीतिक सत्ता के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आया। मुसलमानों ने उर्दू, अरबी और पर्शियन भाषाओं का प्रयोग किया। अंग्रेजी शासकों ने जो अंग्रेज लोग थे ने अंग्रेजी को जो है राजकाल की भाषा बनाया। आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी संविधान में स्थान दिया गया। जबकि माना गया दर्जा तो दिया गया लेकिन स्थान आज भी प्राप्त नहीं हुआ राष्ट्रभाषा का। इसमें भारतीय भाषाओं के साहित्यिक भंडार में वृद्धि हुई है। उनके लोकप्रिय मुहावरों, गीतों, कहानियों, नाटकों आदि का विस्तार हुआ है। विभिन्न संस्कृतियों के टकराव के कारण यहाँ एक और मिली-जुली संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ। वहीं दूसरी ओर भाषाओं के शब्द भंडार में भी वृद्धि हुई। यद्यपि एक भाषा बोलने वाले लोग अपने परिवार, विवाह व जातीय संबंधों को भाषाई क्षेत्र तक ही सीमित रखते हैं, फिर भी वर्तमान में संचार व यातायात के साधनों में वृद्धि से लोगों में उत्पन्न गतिशीलता ने व्यापार, नौकरी और शिक्षा के लिए भाषाई क्षेत्र को छोड़कर अभाषाई क्षेत्र में जाने के अवसर प्रदान किए हैं। इससे लोगों को अपनी मूल भाषा के अतिरिक्त भाषाओं को यानी कि जो अन्य भाषाएं होती हैं उनको सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं तथा उस भाषा से संबंधित जो भी अवसर प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित लोगों की संस्कृति तथा उनसे अंतःक्रिया करने के अवसर उत्पन्न हुए हैं और उनमें मेलजोल भी बढ़ा है। इस प्रकार से भारत के सामाजिक संबंधों यानी जो दूसरे देश हैं उनसे सामाजिक संबंध भी बढ़े हैं, यह योगदान प्राप्त हुआ है।
भाषा द्वारा ही मानव मानव के रूप में विकसित हो सका है और समाज के साथ संबंध स्थापित हो सके हैं। यही कारण है कि भाषा को अर्जित मानव व्यवहार तथा मानवीय गुणों का आधार माना जाता है। यद्यपि भाषा सीखने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात होती है, परंतु भाषा को वंश परंपरागत गुण नहीं माना जा सकता। मनुष्य का रूप, रंग और अधिकांश मात्रा में उसकी बुद्धिमानी परंपरा द्वारा निर्धारित हो सकते हैं, परंतु भाषा के संबंध में ये बात नहीं कही जा सकती। यद्यपि भाषा की जैविकी संरचना पर जो भाषा है जैविकी संरचना पर आधारित है। वाक अवयवों यानी कि मुख में जो भी भाग हैं, जिह्वा, दंत, ओष्ठ के द्वारा ही भाषा का उच्चारण होता है, परंतु भाषा का स्वरूप उसके तरीके यानी कि उसके द्वारा निर्धारित नहीं होता। मनुष्य किसी भी भाषा को सीखने एवं उच्चारित करने की क्षमता रखता है। भाषा का प्रयोग मानव समाज के बीच उतने सहज और स्वाभाविक रूप से होता है कि सामाजिक प्रयोक्ता और श्रोता का ध्यान क्रिया पर केंद्रित न होकर उसके द्वारा अभिव्यक्ति या फिर अभिव्यक्त की गई भाषा तथा भाषा पर केंद्रित होता है। परंतु भाषा शिक्षण के संदर्भ में भाषा के स्वरूप से परिचित होना विशेष रूप से आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा और समाज का बहुत गहरा संबंध है। मानव अस्तित्व भाषा के साथ भिन्न रूप से संबंध है। मानव का मानव के रूप में विधि पूर्वक समाज का गठन, राष्ट्र तथा विश्व की संकल्पना भाषा के माध्यम से ही हो सकी। भाषा के व्यक्तित्व तथा उसकी सामाजिकता के विकास का मुख्य आधार है भाषा, और भाषा के द्वारा ही मानव सुसंगठित हो सका है। इस दृष्टि से भाषा सामाजिक संरचना का आधार है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।